मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो स्टार्ट करते हैं हम हमारा आज नया टॉपिक इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी डेंसिटी या फिर स्थिर विद्युत ऊर्जा घनत्व। स्थिर विद्युत ऊर्जा घनत्व क्या है, इस डेरिवेशन में क्या है ये चीज, ठीक है। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी डेंसिटी है क्या चीज, समझिए। मैं आपको ठीक से समझाता हूं पूरी कहानी को। एक बात सोचो कि मान लो कि मेरे पास ये एक स्पेयर है, कंडक्टिंग स्पेयर है। कैसा स्पेयर है? कंडक्टिंग, चालक गोला है, ठीक। अब मैं इसे चार्ज करना चाह रहा हूं। अभी इसके पास कुछ नहीं, लेकिन मैं इसे क्या करना चाह रहा हूं? चार्ज करना चाह रहा हूं। मैं इसे क्या करना चाह रहा हूं? चार्ज। तो अब आपको पता है कि चार्ज क्वांटाइज क्वांटिटी है, चार्ज क्वांटिक राशि है, आवेश क्वांटिक राशि है, भाई पता है आप लोगों को, क्वांटाइज क्वांटिटी है। तो मैं एक बार में इसे नहीं 10 कूलम चार्ज दे सकता। मैं एकदम सडन इसको 10 कूलम, 2 कूलम, 5 कूलम चार्ज नहीं दे सकता। मैं इसे कैसे दूंगा चार्ज? बहुत थोड़े थोड़े चार्ज करके, बहुत छोटे छोटे चार्ज करके इसे चार्ज करूंगा। देखिए अब क्या है कहानी, समझिए अच्छे से। मैं इंफिनिटी पर जाता हूं और इंफिनिटी से मैं डीक्यू चार्ज ब्रिंग करता हूं। कितने चार्ज ब्रिंग करता हूं? डीक्यू चार्ज ब्रिंग करता हूं। डीक्यू क्यों करता हूं, इसके पीछे की कहानी भी समझाऊंगा कि क्यों मैं डीक्यू चार्ज ब्रिंग करता हूं। अब समझिए कि डीक्यू चार्ज लाने से मुझे प्रॉफिट क्या है, क्यों मैं इसे ला रहा हूं और लाने से क्या प्रॉफिट हो रहा है। मान लो मैं इसे कुछ टाइम तक डीक्यू चार्ज देता रहा और थोड़ी देर में इस पर चार्ज आ गया क्यू। थोड़ी देर में इस पर चार्ज कितना आ गया? इस स्पेयर पर चार्ज आ गया क्यू चार्ज आ गया। भाई कितना चार्ज आ गया? क्यू चार्ज आ गया, ठीक भाई, बहुत अच्छा। अब क्या होगा कि क्यू चार्ज आने की वजह से मान लो पहले इसकी रेडियस थी आर। अब मुझे बताओ कि क्या ये इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करने लग जाएगा? बिल्कुल सही बात है सर, इलेक्ट्रिक फील्ड देने लग जाएगा। अच्छी बात है, ये क्या देने लग जाएगा? इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या पहले इसके पास इलेक्ट्रिक फील्ड था? नहीं था, लेकिन अब इसके पास क्या आ गया? इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया भाई। अब इसके पास क्या आ गया? इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया। बहुत अच्छी बात सर, हमें समझ आ गया, इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया। अब मुझे बताओ क्या इस डीक्यू चार्ज को लाने में कुछ वर्क हो रहा है कि नहीं हो रहा है? कुछ वर्क हो रहा है कि नहीं हो रहा है? आप कहोगे सर हमें नहीं समझ आ रहा वर्क कैसे हो रहा है। अब मैं आपको समझाता हूं वर्क कैसे हो रहा है। पहली बात तो आप ये समझिए कि जब मैं इसको क्यू चार्ज दे रहा था, जब मैं इसे क्यू चार्ज दे रहा था, तो जैसे जैसे मैं इसके पास चार्ज ला रहा था वैसे वैसे इसके पास चार्ज बढ़ता जा रहा था। चार्ज बढ़ता जा रहा था तो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड भी बढ़ता जा रहा था, और इसका इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ता जा रहा था। तो अब मैं और अगर चार्ज लाता, समझो मान लो इसके पास क्यू चार्ज आ गया। कितना चार्ज आ गया? क्यू चार्ज। अब मान लो मैं क्यू ही चार्ज इसके पास और लाता हूं, तो क्या ये रिपेल करेगा? बिल्कुल करेगा। और अगर ये रिपेल करेगा, प्रतिकर्षित करेगा, तो भाई मुझे स्थिर वैद्युत बल यानी कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के अगेंस्ट, इसके विरुद्ध वर्क करना पड़ेगा इसे और चार्ज देने के लिए। देना पड़ेगा नहीं देना पड़ेगा? रिपेल करेगा, फिर भी हम जबरदस्ती यहां से चार्ज को पकड़ के लाएंगे, इसे फिर से चार्ज करेंगे कि नहीं करेंगे? तो यहां पर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के अगेंस्ट वर्क हो रहा है कि नहीं हो रहा है? अब ये जो वर्क हो रहा है, याद करो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स यानी कि स्थिर वैद्युत बल संरक्षी बल, कंजर्वेटिव फोर्स है। और आपको 11th क्लास में पोटेंशियल एनर्जी जब पढ़ाई गई थी तो आपको सर ने खूब अच्छे से चिल्ला चिल्ला के पढ़ाया होगा, मैंने भी आपको पढ़ाया है कि भाई जब भी पोटेंशियल एनर्जी की बात चले समझ जाना कि अगर कंजर्वेटिव फोर्स यानी कि संरक्षी बल के विरुद्ध कार्य हो रहा है तो सारा का सारा कार्य, सारा का सारा वर्क डन क्या हो जाएगा? वो पोटेंशियल एनर्जी की टर्म में स्टोर हो जाएगा। और अगर वो पोटेंशियल एनर्जी इलेक्ट्रोस्टैटिक है तो उसे क्या कहेंगे? इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। तो भाई यहां पर सारा का सारा जो चार्ज क्यू है इसको लाने पर वर्क डन जो हो रहा है वो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्मेट में हो गया। सर समझ आ गया ये बात? अब मैं यहां डीक्यू चार्ज क्यों ला रहा हूं, इसके पीछे का रीजन समझिए। सोचो कि मान लो पहले मैंने इसे 1 कूलम चार्ज दिया, फिर 2 कूलम हो गया, फिर 3 कूलम हो गया। अब मैं अगर 1 कूलम चार्ज और लाता हूं तो हर बार आप देखो कि भाई एक बात समझो, वर्क डन होता क्या है? आप कहोगे सर फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट होता है। फोर्स इंटू क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट होता है। और सर चार्ज पर जो फोर्स होता है वो होता है क्यूई। कितना होता है? क्यूई। अब इस पर ऑलरेडी क्यू चार्ज है तो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड होगा ई। मान लो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है? ई है। कितना है? ई। अब अगर मैं क्यू चार्ज और लाता हूं, क्यू चार्ज और लाता हूं तो भाई इसका इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ जाएगा कि नहीं बढ़ जाएगा? आप कहोगे सर बढ़ जाएगा। इस तरह से हर बार नए क्यू चार्ज आने की वजह से इसका इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ता जाएगा, और इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ेगा तो फोर्स भी बढ़ेगा।
बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? भाई पहले कोई चार्ज नहीं था तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी नहीं था, फिर क्यू चार्ज आया, इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया ई। अब क्यू और चार्ज आ गया तो कितना हो जाएगा 2e, और क्यू आ गया कितना हो गया 3e। इस तरह से हर बार क्या होता जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ता जाएगा, और इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ता जाएगा तो भाई साहब वर्क भी बढ़ता जाएगा, क्योंकि फोर्स बढ़ेगा। क्या बढ़ेगा? फोर्स। अब इस तरह से सर हम कैलकुलेट ही नहीं कर पाएंगे। मान लो इसको क्यू चार्ज देना था, टोटल क्यू चार्ज। अब इस तरह से तो सर क्यू चार्ज देने में तो हम पता नहीं कितनी बार क्यू लाना पड़ेगा, स्मॉल क्यू कितना चार्ज लाना पड़ेगा, और इस तरह से सर हर बार जब भी चार्ज लाएंगे हर बार वर्क अलग होगा। अब हर बार वर्क अलग होगा तो सर हमें तो कल जो कंफ्यूजन हो जाएगा, बहुत ज्यादा हो जाएगा, कैलकुलेशन कर नहीं पाएंगे। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड में वेरिएशन आ रही है, इलेक्ट्रिक फील्ड बदल रहा है। इलेक्ट्रिक फील्ड क्यों बदल रहा है? क्योंकि चार्ज बदल रहा है। क्या बदल रहा है? चार्ज। तो याद करो मैंने कहा था कि जब भी कोई चीज वेरिएबल हो फिजिक्स में, जब भी कोई क्वांटिटी वेरिएशन आ रही हो उसमें, तो क्या करो आप टिनी पार्ट मान लो, अल्पांश मान लो, और उसका मानो जिसकी वजह से वेरिएशन आ रही है। तो यहां पर वेरिएशन किसकी वजह से आ रही है? यहां पर वेरिएशन आ रही है इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से, और इलेक्ट्रिक फील्ड सॉरी यहां पर वेरिएशन आ रही है इलेक्ट्रिक फील्ड में किसकी वजह से आ रही है? चार्ज की वजह से। तो अगर मैं इंफिनिटी से dq चार्ज लाता हूं, कितना चार्ज लाता हूं? dq, और मैं कहता हूं dq तो बहुत छोटा है, इतना छोटा है, इतना टिनी है, इतना स्मॉल है कि इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड में चेंज ही नहीं होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड में चेंज ही नहीं होगा। तो आप मुझे बताओ क्या हर बार dq चार्ज लाने पर फोर्स वही रहेगा? क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड इंक्रीज ही नहीं हो रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंक्रीज ही नहीं हो रहा है। बोलो बात समझ में आ रही है? इलेक्ट्रिक फील्ड में कोई वेरिएशन नहीं आ रहा, नेग्लिजिबल वेरिएशन आ रही है, परिवर्तन नगण्य है। तो इस कंडीशन में फोर्स कैसा हो जाएगा? कांस्टेंट हो जाएगा। तो मैं इस dq चार्ज के लिए वर्क डन निकाल सकता हूं नहीं निकाल सकता हूं? आप कहोगे सर बिल्कुल निकाल सकते हो सर, क्योंकि फोर्स कांस्टेंट हो जाएगा। और आज dq चार्ज के लिए अगर मैं फोर्स निकाल लूंगा, वर्क डन निकाल लूंगा, तो भाई मुझे कहां से कहां तक चार्ज करना है इसको? 0 से और q तक चार्ज करना है सर। तो मैं इसे क्या कर दूंगा? इंटीग्रेट, क्योंकि सेम चीजें हैं, सेम को इंटीग्रेट करने में कोई दिक्कत आने वाली। क्यों? अब कितना हो जाने वाला है? dw = f.dr, सॉरी जो अब जो वर्क डन होगा वो हम आराम से निकाल सकते हैं। dw = कितना होगा? f.dr होगा, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट आएगा या dx आएगा, उसकी वजह से अब f चेंज हो ही नहीं रहा है, dr चेंज होने दो, कोई दिक्कत नहीं। अब सब कहोगे सर dr तो चेंज ही नहीं हुआ। आपने तो अभी तक यही बताया हमें कि भाई हम dq चार्ज क्यों लाते हैं? क्यों लाते हैं हम dq चार्ज? क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं बदले, इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं बदलेगा तो फोर्स नहीं बदलेगा, फोर्स नहीं बदलेगा तो वर्क डन नहीं बदलेगा। तो हम क्या करेंगे? किसी भी एक dq के लिए वर्क डन निकाल लेंगे और उसे इंटीग्रेट कर देंगे, टोटल वर्क डन आ जाएगा। बिल्कुल सही बात है भाई, बहुत अच्छी बात, आपको ये बात समझ में आई। अब आप कहोगे कि सर लेकिन डिस्प्लेसमेंट तो हो ही नहीं रहा, वो भी तो बताओ। तो अब मैं आपको समझाता हूं, पहले मुझे बताइए क्या यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया? आ गया। अब मुझे बताओ कि चार्ज के यहां आने की वजह से इस पर इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेशर मेंटेन हो गया होगा कि नहीं हो गया होगा? इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेशर, स्थिर वैद्युत दाब लग गया होगा कि नहीं लग गया होगा? पहले इस पे कोई दाब नहीं था, कोई इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेशर नहीं था, लेकिन जैसे ही चार्ज आने शुरू हुए इस पर क्या आना शुरू हुआ? इस पर प्रेशर आना शुरू हुआ। क्या आना शुरू हुआ? प्रेशर आना शुरू हुआ। बहुत बढ़िया भाई, बहुत अच्छी बात है। अब मान लो क्यू चार्ज के बाद हम लेकर के आए dq चार्ज, और क्या लेकर के आए? dq चार्ज और लाए। अब इस dq चार्ज के आते ही इलेक्ट्रिक प्रेशर आ गया। अरे क्या आ गया? इलेक्ट्रिक प्रेशर, स्थिर वैद्युत दाब कितना हुआ करता था? σ²/2ε0। और इस इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेशर की वजह से अब ये क्या हो रहा होगा? ये एक्सपांड होने की कोशिश कर रहा होगा, फैलने की कोशिश कर रहा होगा कि नहीं कर रहा होगा? बोलो, कर रहा होगा। चार्ज दूर जाना चाह रहे हो क्योंकि रिपेल कर रहे हैं एक दूसरे से। तो अब जैसे ही मैंने, अब ये समझो कि ये ऐसे बलून था और मैंने ऐसे पकड़ के रखा हुआ था, मैं जैसे इसको छोड़ूंगा क्या ये एक्सपांड हो जाएगा? हाँ सर बिल्कुल, इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेशर की वजह से अपने आप को एक्सपांड करेगा। और मान लो ये एक्सपांड हो जाता है इतना, कितना हो जाता है? इतना एक्सपांड। और मान लो इसकी रेडियस इंक्रीज हो जाती है dr, कितनी रेडियस इंक्रीज हो जाती है? dr, इसकी थिकनेस dr इंक्रीज हो जाती है। अब स्पेयर यहां नहीं है, अब स्पेयर कहां गए? यहां। तो चार्ज भी कहां जाएंगे? सारे सारे यहां। अब आप मुझे बता दो भाई, अब आप मुझे बता दो कि भाई अब अगर ऐसा है तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस यहां से निकलने की बजाय यहां से निकलना स्टार्ट करेंगे कि नहीं करेंगी? तुम खुद बताओ मुझे। क्या इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस यहां की भी फील आ जाएगी? भाई साहब एक्चुअल में किताबों में ये बातें लिखी नहीं है कि क्या कहानी है। अब आपको बिल्कुल फील आ जाएगी कि सर इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब ही तो एनर्जी था यार। पहले इसके पास कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं थी, फिर बाद में इसके पास इलेक्ट्रिक फील्ड है। यार इलेक्ट्रिक फील्ड एनर्जी तो है यार,
इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है? एनर्जी तो है। अब इलेक्ट्रिक फील्ड जो पहले यहां से निकल रही थी, अब कहां गई? यहां, मतलब यहां की इलेक्ट्रिक फील्ड, यहां का इलेक्ट्रिक फील्ड कहां गया? यहां का, इस जगह का इलेक्ट्रिक फील्ड कहां गया? अरे भाई ये इलेक्ट्रिक फील्ड, यही तो एनर्जी जो थी वो क्या हो गई? कंज्यूम, क्योंकि आपको पता है एनर्जी को हम मार नहीं सकते, यानी क्रिएट भी नहीं कर सकते, डिस्ट्रॉय भी नहीं कर सकते, यानी कि यहाँ की जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी थी, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड का जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी थी, तो यहाँ की इलेक्ट्रिकल एनर्जी कहां चलेगी? अरे यही की इलेक्ट्रिकल एनर्जी तो इसको एक्सपांड करने में खर्च हो गई। इसको क्या करने में खर्च हो गई? एक्सपांड करने में। ये जब एक्सपांड हुआ तो यहां जो भी एनर्जी थी वो सारी की सारी क्या हो गई? कंज्यूम हो गई। ये एक्सपांड हुआ तो एनर्जी, अब इसको एक्सपांड होने के लिए क्या चाहिए? एनर्जी। तो एनर्जी आई कहां से? यहाँ की जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी थी, जो इलेक्ट्रिक लाइन्स यहां से निकल रही थी, वो यहां से निकलने लगी, तो यानी कि यहां से यहां तक की एनर्जी क्या हो गई? खर्च हो गई। कहां खर्च हो गई? इसको एक्सपांड करने में। मतलब कि ये जो वर्क हुआ होगा इसको एक्सपांड करने में, क्या वो वर्क सारा का सारा उस एनर्जी के इक्वल रहा होगा? हाँ बिल्कुल सही। अब समझे तुम कि यहां जो एनर्जी है इसको एक्सपांड करने में, इस जो एरिया इसको एक्सपांड करने में जो भी वर्क डन हुआ वो सारा का सारा वर्क डन उस एनर्जी के इक्वल था। यही तो मैंने कहा कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के अगेंस्ट हम वर्क डन करते हैं, वो वर्क डन क्या होता है? इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। तो यहाँ की एनर्जी, अब अगर मतलब मैं यहाँ का वर्क डन निकाल लूं, इस जगह का वर्क डन निकाल लूं, तो मेरे पास काम चल जाएगा? नहीं चल जाएगा? बिल्कुल चल जाएगा। कैसे निकालेंगे? ध्यान से सुन भाई साहब, तुझे फील आ जाने वाली। भाई मेरी बात सुन, अच्छे सुन कि यहां का वर्क डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ है यहां, तो बता। डीआर डिस्प्लेसमेंट हुआ है, तो अब डीआर डिस्प्लेसमेंट हुआ है तो वर्क डन हुआ होगा डीडब्ल्यू। अरे कितना? डीडब्ल्यू। तो डीडब्ल्यू वर्क डन, मुझे इस जगह का ही, इस जगह के पर यूनिट, इस वॉल्यूम का ही एनर्जी डेंसिटी निकालनी है, क्योंकि एनर्जी तो यही कंज्यूम हुई है, इस जगह की वैल्यू। तो इस जगह के वॉल्यूम की, यानी कि यहां पर यूनिट वॉल्यूम की एनर्जी डेंसिटी निकालनी है भाई, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। तो भाई मेरी बात सुन, ये हुआ होगा एफ डॉट डी आर, हुआ होगा कि नहीं हुआ होगा? आप कहोगे बिल्कुल सर। एफ, वैसे एफ एक्स कोस थीटा होता है, और आपको पता है कि मैं आपको थोड़ा सा और अच्छे से एक्सप्लेन करूं तो आप कहोगे कि सर वर्क डन तो होता है एफ वेक्टर डॉट डी आर वेक्टर। बहुत शानदार बात, बहुत लोगों को नहीं पता होगी, अगर पता है तो बहुत अच्छी बात है कि सर वर्क डन जो होता है ना, इट इज अ डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। ये बल और विस्थापन के अदिश गुणन के बराबर होता है। बहुत अच्छा। तो सर अगर इसको मैं खोलना चाहूं तो मुझे एंगल चाहिए एफ डी आर कोस थीटा। थीटा किस किस के बीच में होना चाहिए? फोर्स किधर लग रहा है और डी आर किधर, एफ और डी आर के बीच में। तो मुझे बताओ फोर्स किधर? अब ये फैला इधर है तो फोर्स भी किधर लगा होगा? ऐसे तो लगा होगा। अब मैं इसी जगह की बात करता हूं, ओनली इस जगह की। अब देखो यहां पर रेडियस कितनी डिक्रीज हुई? इतनी। तो फोर्स किधर लगा होगा? इधर। और ये फैला भी किधर है? इधर। दोनों सेम डायरेक्शन में है कि नहीं है? फोर्स किधर लगा? इधर। और ये भी किधर फैला? इधर। दोनों सेम डायरेक्शन में है कि नहीं है? तो थीटा कितना हो जाएगा? 0। थीटा कितना हो जाएगा? 0 डिग्री। और कोस 0 की वैल्यू कितनी होती है? 1 होती है। तो डी डब्ल्यू इक्वल टू हो जाएगा एफ डॉट डी आर। अब अगर मुझे एफ पता चल जाए भाई साहब, मेरा काम चल जाएगा, मुझे टेंशन नहीं है। अब मुझे बताओ एफ क्या होता है? आप कहोगे सर फोर्स होता है प्रेशर इंटू एरिया। प्रेशर इंटू एरिया। यहां इलेक्ट्रिकल प्रेशर की वजह से ही तो फैला है भाई। कितना एरिया था पहले इसका? यहां पर पहले प्रेशर था, इस, ये समझो इस स्पेयर पर पहले कुछ प्रेशर था, उस प्रेशर की वजह से एक फोर्स मेंटेन हुआ, उस फोर्स की वजह से तो एक्सपेंड हुआ। तो यानी कि यहां पर पहले कितना प्रेशर था, उस प्रेशर ने तो इसको फैला के यहां तक किया। अब कुछ होगा? अब अगर सर ये बैलेंस हो गया, इसका मतलब फोर्स बैलेंस हो गया, अब आगे नहीं फैल रहा, इसका मतलब फोर्स क्या हो गया? 0 हो गया। लेकिन यहां पर तो कुछ फोर्स था, हाँ था। तो यहां का फोर्स निकालना है, कितना होगा सर? प्रेशर इंटू एरिया। अगर इसकी चार्ज डेंसिटी सिग्मा थी, अगर इस स्फीयर की चार्ज डेंसिटी आवेश घनत्व सिग्मा था, तो इसका प्रेशर हो जाएगा सिग्मा स्क्वायर बाई 2 एप्सिलॉन नोड। अरे सिग्मा स्क्वायर बाई 2 एप्सिलॉन नोड इंटू एरिया। ए था, अरे एरिया कितना था? ए। बहुत अच्छी बात सर, हमें समझ आ गया। तो क्या मैं उठा के इस वैल्यू को यानी कि इस वाली को, किसको? फोर्स को उठा के मैं अगर इस इक्वेशन में रखता हूं तो क्या मेरे पास वर्क डन आ जाएगा? बिल्कुल। डी डब्ल्यू इक्वल टू आ जाएगा सर सिग्मा स्क्वायर बाई 2 एप्सिलॉन नोड इंटू ए इंटू डी आर। अरे भाई एरिया इंटू वॉल्यूम, एरिया इंटू वॉल्यूम, एरिया इंटू सॉरी एरिया इंटू लेंथ, एरिया इंटू लेंथ, एरिया इंटू विड्थ क्या हो जाती है? एरिया कितना? ए। और विड्थ कितनी? डी आर। भाई कितना वॉल्यूम चेंज हुआ? ये चेंज इन वॉल्यूम ही तो है, ये वॉल्यूम में चेंज ही तो है भाई।
कितना चेंज हुआ वॉल्यूम में? आप कहोगे सर ए डॉट डी आर तो चेंज हुआ है, और ये कितना होगा डीवी। अरे एरिया इंटू विड्थ क्या होती है? एरिया इंटू विड्थ, क्षेत्रफल गुणा चौड़ाई क्या होती है? आयतन ही तो होती है। तो ये चेंज इन वॉल्यूम है कि नहीं है? आयतन में परिवर्तन है कि नहीं है? तो डी डब्ल्यू इक्वल टू कितना आ गया? सिग्मा स्क्वायर बाई 2 एप्सिलॉन नोड इंटू कितना? डीवी। मुझे तो क्या निकालना है? मुझे तो निकालनी है एनर्जी एट पर यूनिट वॉल्यूम। तो क्या निकाल लूं? वही वर्क डन एनर्जी के बराबर होता है। तो मैं क्या निकाल लूंगा? वर्क डन पर यूनिट वॉल्यूम, प्रति इकाई आयतन का वह कार्य। तो क्या हो जाएगा भाई? डी डब्ल्यू अपॉन कितना? डीवी। डीवी को इधर ले आए तो कितना आ गया? सिग्मा स्क्वायर बाई 2 एप्सिलॉन नोड। अरे यही तो पर यूनिट वॉल्यूम की एनर्जी थी। इसको मैं क्या लिख सकता हूँ? इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी, इसलिए मैं क्या लिख देता हूँ? यूई। अरे क्या लिख देता हूँ? यूई। तो कितना आ गया? सिग्मा स्क्वायर बाई 2 एप्सिलॉन नोड। बोलिए क्लियर है कि नहीं है? अच्छा, अगर ये स्फीयर कंडक्टर था तो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा? हमने निकाला था सर, इसका सरफेस पर इलेक्ट्रिक फील्ड होता था सिग्मा बाई एप्सिलॉन नोड। सिग्मा बाई एप्सिलॉन नोड हमने निकाला था कि नहीं निकाला था? इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता था? सिग्मा बाई एप्सिलॉन नोड। तो सर सिग्मा जो है उसे लिखा जा सकता है ई एप्सिलॉन नोड। क्या लिखा जा सकता है? ई एप्सिलॉन नोड। क्या मैं यहां वैल्यू पुट कर दूं तो कितना आएगा? ई स्क्वायर एप्सिलॉन नोड स्क्वायर, क्योंकि सिग्मा का स्क्वायर पुट किया, अपॉन कितना? 2 एप्सिलॉन नोड। एप्सिलॉन नोड से एप्सिलॉन नोड कैंसिल, यू ई बराबर आ गया 1/2 ई स्क्वायर एप्सिलॉन नोड। ले भाई मैं अच्छे लिख देता हूं 1/2 एप्सिलॉन नोड ई स्क्वायर। ये मेरे पास फॉर्मेट निकल के आ गया। आपको समझ में आया कि नहीं आया? मैंने क्या कहा था? वही सारी कहानी है। बाकी आपको ये पूरी तरह से अच्छे से डिराइव्ड होके आपको अभी वीडियो में करा रहा हूं। अब आप देखिए अच्छे से, एक पॉइंट में लिखवा रहा हूं, डेफिनेशन सब लिखवा रहा हूं, आगे को इसको अच्छे से वैल्यू को पुट करके अच्छे से मैं आपको करा रहा हूं। ये सिर्फ मैंने समझाया एक तरीके से, ये आपको समझ में आना चाहिए अच्छे से कि क्या कहानी हुई, कहां से एनर्जी आई, कहां से लिया हमने, क्योंकि एक्सपांड हुआ तो यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड था यहां तक, इतना इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो गया? खत्म हो गया। पहले इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन यहां से यहां तक थी, अब कहां से कहां तक? यहाँ थे। तो यहां से यहां तक की इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन क्या हो गई? खत्म। कहां खत्म हो सकती है? क्या एनर्जी खत्म हो सकती? नहीं, वही तो एनर्जी इसको फैलाने में काम आ गई, इसको एक्सपांड करने में काम आ गई। वो हमने निकाला है। चलिए मिल इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी की, यानी कि इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी डेंसिटी है स्थिर वैद्युत ऊर्जा घनत्व की डेफिनेशन हम पढ़ रहे हैं। क्या डेफिनेशन है? व्हेन ए कंडक्टर इज चार्ज ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ चार्जिंग, then work has to be done to bring charge on surface of conductor from infinity. This work done is stored in form of electrostatic potential energy surrounding the conductor. Then that potential energy at per unit volume of the conductor is called electrostatic energy density. मतलब क्या कह रहा हूं मैं कह रहा हूं कि जब एक कंडक्टर को क्या किया जाता है? चार्ज किया जाता है। कंडक्टर को क्या किया जाता है? चार्ज। अब सोचो एक कंडक्टर है स्टार्टिंग में, तो उसके पास चार्ज है नहीं। तो जब एक कंडक्टर को चार्ज किया जाता है, कैसे चार्ज किया जाता है? इन्फिनिटी से हम चार्ज लेकर के आते हैं। तो इन्फिनिटी से जब हम चार्ज लेकर के आएंगे तो कुछ वर्क डन हमें करना पड़ेगा, क्योंकि हम क्या करेंगे भाई? पहले से थोड़ा थोड़ा चार्ज करके रखेंगे। अब कंडक्टर मान लो थोड़ा सा चार्ज हो गया, अब चार्ज होने के बाद हम और चार्ज ला रहे हैं, तो क्या करेगा? रिपेल करेगा। तो हमें इलेक्ट्रोस्टैटिक कंजर्वेटिव फोर्स है, उस कंजर्वेटिव फोर्स के अगेंस्ट वर्क करना पड़ेगा। याद करो, जब भी कंजर्वेटिव फोर्स के अगेंस्ट वर्क डन करना पड़ता था तो क्या हो जाती थी? एनर्जी स्टोर होती थी। वो एनर्जी किस फॉर्मेट में होती थी? पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्मेट में होती थी। तो वही है कि जब एक कंडक्टर को हम क्या कर रहे हैं? चार्ज कर रहे हैं इन्फिनिटी से चार्ज रखे, तो हम क्या करते हैं? कंजर्वेटिव फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक कंजर्वेटिव फोर्स के अगेंस्ट वर्क डन करते हैं। ये जो वर्क डन है सारा का सारा, ये किसमें? ये पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्मेट में कंडक्टर के सराउंडिंग में स्टोर हो जाता है। कंडक्टर और उसके सराउंडिंग में स्टोर हो जाता है। इसको कहते हैं हम इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। और अगर ये एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम की बात की जाए कि कंडक्टर के पर यूनिट वॉल्यूम में कितनी एनर्जी, तो इसको हम कहेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी डेंसिटी। ठीक है, हिंदी में बता रहा हूं कि जब किसी चालक को, कोई भी चालक है, उसको अनंत से आवेश लाकर आवेशित किया जाता है, तो अनंत से आवेश लाकर जब आवेशित किया जाता है तो स्थिर वैद्युत जो ऊर्जा है, स्थिर वैद्युत संरक्षी बल है, उसके विरुद्ध क्या होता है? कार्य होता है, क्योंकि चार्ज को लेकर के आते हैं। अब चार्ज को लाएंगे तो क्या होगा? रिपेल होगा, प्रतिकर्षित होगा, तो स्थिर वैद्युत बल के विरुद्ध काम करेंगे। तो जो काम करेंगे वो सारा का सारा काम किसके रूप में स्टोर हो जाएगा? पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्मेट में, स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाएगा। और चालक के प्रति इकाई आयतन की अगर यह ऊर्जा की बात की जाए तो यह ऊर्जा कहलाएगी ऊर्जा घनत्व। अब हम क्या निकालने वाले हैं? इसकी वैल्यू। हम क्या निकालने वाले? इसकी वैल्यू। इसकी वैल्यू कितनी है? तो देखिए इसकी वैल्यू निकालते हैं। तो
हमने क्या कहा कि हम क्या पढ़ते हैं, अब इसकी फॉर्मेट पढ़ते हैं, इसकी वैल्यू कितनी होती है, इसका एक्सप्रेशन फाइंड करते हैं, ठीक है, इसकी वैल्यू निकालते हैं। तो हमने क्या कहा, हमने एक चार्ज स्फीयर कंसीडर किया, हमने एक चार्ज स्फीयर क्या कर लिया, कंसीडर कर लिया, जिसकी रेडियस थी कितनी, कैपिटल आर थी, और जिस पर चार्ज कितना था, क्यू था, और चार्ज डेंसिटी कितनी थी, सिग्मा थी। अब हम क्या करते हैं, इसमें डी क्यू चार्ज को इन्फिनिटी से लाते हैं। अब डी क्यू चार्ज को जब इन्फिनिटी से लाएंगे तो कुछ वर्क डन होगा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के अगेंस्ट, स्थिरवैद्युत बल के विरुद्ध। तो अब ये जो बल होगा, जो स्थिरवैद्युत बल के विरुद्ध जो कार्य होगा, जो वर्क डन होगा, वो वर्क डन ही एनर्जी होगा। तो हमें वो एनर्जी निकालनी है। अब उस एनर्जी को हम इस मेथड से निकाल सकते हैं। मैंने क्या कहा कि कंसीडर ए चार्ज स्प्रेड हैव रेडियस इज कैपिटल आर एंड चार्ज इज क्यू, इफ डी क्यू चार्ज ब्रिंग फ्रॉम इंफिनिटी देन स्पेयर इज एक्सपांड। अब ये स्पेयर क्या कर जाएगा, एक्सपांड कर जाएगा भाई, फैल जाएगा। क्यों, क्योंकि इसके पास क्या है, इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेशर। अब इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेशर क्या करेगा, फैलाएगा, एक्सपांड करेगा। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेशर की वजह से क्या हो जाएगी, एक्सपांड हो जाएगी, वो फैल जाएगा। तो फैलने की वजह से कुछ तो वर्क डन हुआ, क्योंकि मूव हुआ है भाई। अब मूव हुआ है तो सीधी सी बात है, मूव होने पर क्या लगता है, फोर्स भी लगता है भाई। मूव किस वजह से होता है, फोर्स की वजह से, और साथ में डिस्प्लेसमेंट आया है, तो कुछ वर्क डन हुआ होगा। अब वो जो वर्क डन है वो हमें निकालना है इस मेथड से। ये हमने कहा ये हमारा स्पेयर था जिसकी चार्ज डेंसिटी कितनी थी, सिग्मा कूलम्ब पर मीटर स्क्वायर, रेडियस पहले कितनी थी, आर। अब मान लिया उसकी वजह से डी आर एक्सपेंड हो जाता है, कितना एक्सपेंड हो जाता है, डी आर, तो इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर आ जाती है इस तरह से। तो अब हमें उसका वर्क डन निकालना है, ठीक है। तो देखिए, इफ डी क्यू चार्ज ब्रिंग फ्रॉम इंफिनिटी टू स्पेयर देन वर्क डन इज हेल्ड इज, मतलब डी क्यू आवेश को अनंत से लाने पर जो वर्क डन होगा वो कितना होगा, वो होगा डी डब्ल्यू इक्वल टू एफ डॉट डी आर। अरे फोर्स की वर्क की डेफिनेशन क्या होती है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स कितना, एफ इंटू डी आर। अब मुझे फोर्स नहीं पता, अगर मुझे फोर्स पता चल जाए भाई मेरा काम चल जाएगा। मुझे सिर्फ फोर्स पता करना है, मेरा काम चल जाएगा। फोर्स कैसे निकाले भाई, एक बात बहुत अच्छे से जानता हूं मैं कि फोर्स जो होता है ना वो प्रेशर इंटू एरिया होता है। फोर्स क्या होता है, प्रेशर इंटू एरिया। और इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेशर तो हमने पता ही है, क्योंकि हमने पिछले लेक्चर में निकाला था कि सिग्मा स्क्वायर बाय 2 एप्सिलॉन नॉट होता है। तो बस प्रेशर निकालना है, प्रेशर की वैल्यू पुट कर देनी है। तो हम जानते हैं, हम लोग जानते हैं इस बारे में कि जो इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेशर होता है वो कितना होता है, सिग्मा स्क्वायर बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। इफ चार्ज डेंसिटी इज क्यू देन इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेशर ऑफ स्फीयर इज, भाई अगर आवेश घनत्व सिग्मा है तो गोले का स्थिर तो आप कितना होगा पता है, अगर चार्ज डेंसिटी सिग्मा है तो प्रेशर कितना होगा, सिग्मा स्क्वायर बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। और फोर्स के बारे में, बल के बारे में हमें पता ही है कि फोर्स क्या होता है, प्रेशर इनटू एरिया, यानी कि दाब गुणा क्षेत्रफल। तो भाई प्रेशर ये रहा मेरा, और मान लिया कि इस स्फीयर का एरिया ए है, इस स्फीयर का एरिया कितना था पहले, ए था। तो भाई क्या हो जाएगा, इस पर फोर्स कितना लगा होगा जिसकी वजह से एक्सपांड हुआ होगा, वो सिग्मा स्क्वायर बाय 2 एप्सिलॉन नॉट इनटू ए रहा होगा। अब फोर्स मुझे पता चल गया, अगर इक्वेशन फर्स्ट में मैं फोर्स की वैल्यू को पुट कर दूं, इक्वेशन फर्स्ट में अगर मैं किसकी वैल्यू पुट कर दूं, फोर्स की वैल्यू को पुट कर दूंगा, तो डी डब्ल्यू इक्वल टू, भाई छोटा सा चार्ज आया तो वर्क डन भी छोटा सा था, तो डी सिग्मा स्क्वायर बाय 2 एप्सिलॉन नॉट ए इनटू कितना, डी आर। अब ये देखो गौर से, ए क्या है, एरिया, और डी आर क्या है, डिस्प्लेसमेंट, मतलब एरिया इंटू लेंथ, एरिया इंटू विड्थ, ये चीज होगी कि नहीं होगी। अब एरिया इंटू विड्थ क्या हो जाती है, याद करो, एरिया इंटू विड्थ हो जाती है वॉल्यूम, क्या हो जाती है, वॉल्यूम। तो A इंटू डी आर क्या हो गया भैया, इसका वॉल्यूम हो गया, इस एरिया का, यहाँ का क्या हो गया, वॉल्यूम हो गया। चेंज इन वॉल्यूम आ गया, चेंज इन वॉल्यूम कितना आ गया, डीवी, ए डॉट डी आर, वी नो दैट कि डीवी इक्वल टू कितना होगा, ए डॉट डी आर। सो अब मैंने ए डॉट डी आर की जगह कितना रख दिया, डीवी, तो सो डी डब्ल्यू इक्वल टू कितना हो जाएगा, सिग्मा स्क्वायर बाय 2 एप्सिलॉन नॉट इनटू कितना, डीवी। चलिए आगे बात करते हैं, अब आगे इसको कैसे निकालेंगे। तो dw इक्वल टू कितना आ रहा था, सिग्मा स्क्वायर बाय 2 एप्सिलॉन नॉट इनटू कितना, dv। भाई मुझे क्या निकालना है, मुझे तो निकालना है एनर्जी एट पर यूनिट वॉल्यूम, मुझे तो ये निकालना है, एनर्जी एट पर यूनिट वॉल्यूम, यानी कि प्रति इकाई आयतन की ऊर्जा निकालनी है। मुझे तो प्रति इकाई आयतन की क्या निकालनी है, ऊर्जा, एनर्जी डेंसिटी निकालनी है भाई मुझे तो कितना होगा भाई, सीधी सी बात है, आराम से हम निकाल सकते हैं कि भाई ये होने वाला है। इसको मैं क्या लिखूंगा, इसको मैं लिखूंगा स्मॉल यू, ये होगा डी डब्ल्यू, यानी कि वर्क डन कहूं या एनर्जी, अपॉन डीवी, यानी कि भाई टोटल वर्क डन कितना था, डी डब्ल्यू, और एनर्जी वॉल्यूम कितना था, डीवी, और वॉल्यूम कितना था, डीवी, तो डी डब्ल्यू अपॉन कितना, डीवी। तो भाई मेरे पास इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी क्या निकल के आई, भाई मेरे पास निकल के आई सिग्मा स्क्वायर बाय 2 एप्सिलॉन नॉट इनटू कितना,
डीवी अपॉन डीवी, डीवी से डीवी क्या हो गया, कैंसिल। तो मेरे पास इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी एट पर यूनिट वॉल्यूम कितनी निकल के आ रही है, इतनी निकल के आ रही है। मैं इसको ई लिख देता हूं ताकि आपको समझ में आ जाए कि इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी है। बोले क्लियर है? तो सिग्मा स्क्वायर बाई कितना, 2 एप्सिलॉन नोड। अभी भी इसकी फॉर्मेट में कुछ चेंज करता हूं, अभी भी इसकी फॉर्मेट में क्या करता हूं, कुछ छोटा मोटा सा चेंज करता हूं। देखिए क्या चेंज कर सकता हूं, अच्छे समझिए। वी नो दैट, क्या जानते हो भाई, हम जानते हैं, क्या जानते हो भाई बताओ सही। वी नो दैट, हम जानते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ चार्ज स्फीयर, इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ चार्ज स्फीयर इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ चार्ज स्फीयर इज कितना होता है भाई, इसी को मैं हिंदी में लिख दूं तो हम जानते हैं कि आवेशित चालक गोले का विद्युत क्षेत्र। तो आवेशित चालक गोले का विद्युत क्षेत्र कितना होता है, ये होता है भाई, आप लोग कहोगे सर हमें पता है, ई बराबर होता है सिग्मा बाई एप्सिलॉन नोड, निकाला था ना हमने पिछले लेक्चर्स में, कितना, सिग्मा बाई एप्सिलॉन नोड। तो सिग्मा बराबर कितना आएगा, ई एप्सिलॉन नोड आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, आप बताओ कितना आएगा, ई एप्सिलॉन नोड। यहां तक वैल्यू क्लियर है? मैं यहां लिख देता हूं, आपको थोड़ा सा अच्छे दिख जाएगा कि सिग्मा बराबर कितना आ जाएगा, इसको इधर ले जाएंगे तो कितना, ई एप्सिलॉन नोड, ई एप्सिलॉन नोड। क्या मैं वैल्यू को पुट कर दूं भाई इस वाली इक्वेशन में, तो इस वाली इक्वेशन में क्या मैं वैल्यू को पुट कर दूं, तो इस वाली इक्वेशन में जब मैं वैल्यू को पुट करूंगा तो देखिए, अगर मैं इसको इक्वेशन क्या कह दूं, थर्ड कह दूं, तो फ्रॉम इक्वेशन थर्ड, अगर मैं इक्वेशन थर्ड कह देता हूं तो देखिए कितना आने वाला है। मैं इक्वेशन थर्ड कहने पर मेरे पास इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी कितनी आएगी पर यूनिट वॉल्यूम की, सिग्मा स्क्वायर था उसकी जगह कितना आ जाएगा, ई एप्सिलॉन नोड का होल स्क्वायर अपॉन कितना, 2 एप्सिलॉन नोड। एक एप्सिलॉन नोड से एक एप्सिलॉन नोड कैंसिल हो जाएगा क्योंकि स्क्वायर लग रहा है, तो कितना बचा, 1/2 पहले से बच रहा है, ई का होल स्क्वायर हो जाएगा और कितना आएगा, एप्सिलॉन नोड। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी मेरे पास कितनी आ रही है, 1/2 ई स्क्वायर एप्सिलॉन नोड। अच्छा, ये तो बात है किसकी, फ्री स्पेस की। अगर मीडियम होता तो, अगर क्या होता, मीडियम होता तो, ठीक है, इन मीडियम यानी कि माध्यम के लिए, अगर माध्यम में बात करता तो भाई क्या हो जाता, तो ये हो जाता कि हम लिखते यू ई इक्वल टू, इसको तो लिखा जाता सिग्मा स्क्वायर बाई 2 एप्सिलॉन नोड एप्सिलॉन आर, क्योंकि एप्सिलॉन आर क्या है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है, और इसको क्या लिखा जाता, 1/2 ई स्क्वायर एप्सिलॉन नोड एप्सिलॉन आर। कई बार न्यूमेरिकल्स में क्वेश्चन आते हैं, टॉपिक के जो फॉर्मूले आते हैं। तो इसी के साथ हमारी इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी डेंसिटी क्या हुई, कंप्लीट हुई। ठीक है भाई, मिलते हैं हम आगे की टॉपिक पे। आगे का टॉपिक हम क्या पढ़ने वाले हैं, तो अब हमारा टॉपिक क्या है, इक्विलिब्रियम ऑफ चार्ज सोप बबल। ठीक है, यानी कि आवेशित साबुन के बुलबुले के संतुलन हमें पढ़ना है। ठीक है, अब आप समझिए कि मेरे पास मान लो एक स्फीयर है, मेरे पास एक क्या है, एक सोप बबल है, और इस सोप बबल की चार्ज डेंसिटी कितनी है, सिग्मा कूलम्ब पर मीटर स्क्वायर। ठीक है भाई, अब सिग्मा कूलम्ब पर मीटर स्क्वायर है, तो आप समझिए अच्छे से कि भाई अगर ये कह रहा है कि ये बैलेंस है, इक्विलिब्रियम में है, तो इक्विलिब्रियम में मतलब इसका नेट प्रेशर कितना है, 0, इसका नेट फोर्स भी कितना है, 0। भाई बैलेंसिंग में तभी तो हो सकता है जब नेट फोर्स कितना हो, 0 हो, तो इसका नेट फोर्स कितना है, 0 है। ठीक है भाई, नेट प्रेशर भी 0 इसका, मतलब इंटरनल प्रेशर और एक्सटर्नल प्रेशर, बाह्य दाब और आंतरिक दाब दोनों क्या है, बराबर है। ये सिचुएशन है, तो इस कंडीशन में इसका नेट प्रेशर कितना है, 0 है। ठीक भाई, बहुत अच्छा। हमने क्या किया, इसके इतने सेक्शन को अलग काट के देख लिया, इतने पे निकाल लेते, बाकी पूरे पर वही होने वाला है। तो इतने सेक्शन पे हम निकाल के अलग से देख रहे हैं, हमने ये वाला हिस्सा यहाँ पे काट के ऐसे देख लिया।
ठीक भाई, समझ में आ रहा है, आर रेडियस का है, ठीक है। अब मुझे एक बात बताओ, सबसे पहले तो इस पर फोर्स कितने कितने लग रहे होंगे, हमें वो निकालने हैं फोर्स, और फिर हम उनको क्या करेंगे, ऐड करेंगे, और उनकी नेट वैल्यू कितनी होनी चाहिए, 0 होनी चाहिए। ये हमारे पास सिचुएशन है कि अब एक्चुअल में हम निकालना क्या चाह रहे हैं, हम निकालना चाह रहे हैं कि किसी आर रेडियस के सोप बबल को, किसी आर रेडियस के सोप बबल को कितना चार्ज दें कि वो बैलेंस में रहे, कितना चार्ज दें कि वो इक्विलिब्रियम में, ये हम निकालना चाह रहे हैं, ठीक है भाई। तो देखिए अच्छे समझेंगे कि कैसे इसकी बैलेंसिंग होगी, क्या होगा। तो भाई पहली बात तो दिमाग में क्लियर करो, ये पहली बात तो दिमाग में ये बात क्लियर करो कि इस पर 4 फोर्स लग रहे हैं। पहला फोर्स है जो कि है सरफेस टेंशन, क्या है, सरफेस टेंशन। सरफेस टेंशन की वजह से एक फोर्स आ रहा होगा। तो भाई मैं एक बहुत अच्छे जानता हूं, वी नो दैट, मैं बहुत अच्छे से एक बात जानता हूं कि सरफेस टेंशन जो होता था ना, वो फोर्स अपॉन लेंथ होता था, फोर्स अपॉन लेंथ। अब लेंथ क्या, जहां जहां पर सरफेस टेंशन अप्लाई होती थी, कितने लेंथ पर, और ये लेंथ होती डिपेंड करती थी फ्री सरफेस पर, किस पे डिपेंड करती थी, फ्री सरफेस पे। अब अगर मैं इस किसकी बात करूं, इस बबल की बात करूं, तो इस बबल की फ्री सरफेस कितनी है, इस बबल की फ्री सरफेस कितनी है। आप कहोगे सर 2, कैसे सर, एक तो एयर बाहर भी टच कर रही है और एक एयर अंदर भी है एयर और बाहर भी एयर है। तो सर 2 पाई आर लेंथ तो इसकी ये रही बाहर वाली, 2 पाई आर लेंथ तो क्या रही इसकी सर, ये बाहर वाली, और 2 पाई आर क्या रही अंदर, अंदर भी कितनी है 2 पाई आर, और सर बाहर भी कितनी है 2 पाई आर। तो इसकी फ्री सरफेस की, यानी कि इसकी फ्री सरफेस की लेंथ कितनी होगी, जहां जहां सरफेस टेंशन लग रहा है, तो सर ये होगी 4 पाई आर। कितनी होगी, 4 पाई आर। तो F बराबर कितना होगा, T इंटू एल होगा। तो F बराबर, और L कितनी होगी हमारी, L होगी 4 पाई आर। बात समझ में आ रही है, क्योंकि फ्री सरफेस कितनी थी इसकी, 2 पाई आर बाहर की और 2 पाई आर अंदर की लेंथ थी, क्योंकि 2 फ्री सरफेस हुआ करती थी। तो मेरे पास सरफेस टेंशन की वजह से जो फोर्स आया वो आया T इंटू 4 पाई आर। बोलो क्लियर है, हमने इसको फर्स्ट फोर्स मान लिया, क्लियर है, यहां तक बात आपको समझ में आ गई। अब बात करते हैं दूसरे की। भाई एक बात बताओ, यहां पर एक्सटर्नल प्रेशर है बाहर की वजह से, एयर जो बाहर की एयर है, क्या वो इस पर एक्सटर्नल प्रेशर लगा रही होगी, बिल्कुल लगा रही होगी सर। और अगर इसका एरिया ए है तो बाहर से इस पर कितना फोर्स लग रहा होगा, इस पर लग रहा होगा F एक्सटर्नल इंटू ए। बहुत बढ़िया भाई सर, हमें बात समझ में आ गई। इसका दूसरा फोर्स कितना हो गया सर, F एक्सटर्नल हम इसको कह सकते हैं सर, ये हो गया कितना, P एक्सटर्नल इंटू एरिया। उसके अलावा सर इस पर अंदर भी तो एयर है सर, अंदर की एयर भी इस पर क्या लगा रही होगी, प्रेशर लगा रही होगी, ई P इंटरनल, और एरिया कितना है, ए है। तो इस पर तीसरा जो फोर्स आया सर वो आया F इंटरनल। F इंटरनल कितना आया, P इंटरनल इंटू ए। बहुत बढ़िया भाई, बात समझ में आ गई। अब चौथा इस पर फोर्स कौन सा आया सर, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। कौन सा आया, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। अब इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या है, क्योंकि इस पर चार्ज है तो इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेशर आ रहा होगा इसके ए एरिया पे, कितने पे, ए एरिया पे इसका इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेशर आ रहा होगा। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेशर कितना होगा, चलिए बात करते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेशर की, ये थोड़ा समझने लायक चीज है। तो एक्चुअल में आप मुझे एक बात बताइए, कि कितने एरिया पे इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेशर आ रहा होगा। तो मैं थोड़ा सा यहां आपको समझा रहा हूं कि क्या कहानी है, थोड़ा ध्यान से देखेंगे समझ में आ जाएगा भाई, क्लैरिटी के साथ। एक बात बताओ, मान लो ये सोप बबल है, ठीक। अब इस सोप बबल के हमने ऐसे सेक्शन काट लिए कि भाई इसका एक एरिया तो ऐसे और एक एरिया इसका ऐसे भी हो सकता है, नहीं हो सकता है। लेकिन इस पर जो प्रेशर आ रहा होगा, प्रेशर एक्सेस कर रहा होगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेशर चार्ज की वजह से वो ऐसे एक्सेस कर रहा होगा। मैं आपको सिर्फ 2 ही बल लेके दिखा रहा हूं, आपको समझ में आ जाएगा, इससे फील आ जाएगी आपको कि क्या कहानी है, बिल्कुल। कि अब एक बात बताओ, अगर ये यहां पर थीटा एंगल पे एप्लीकेबल है, कितने एंगल पे है, थीटा एंगल पे एप्लीकेबल है, थीटा एंगल पे अप्लाई है, तो भाई इसके 2 कंपोनेंट हो जाएंगे। ये अगर मेरा इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेशर था PE, अरे क्या था, PE, मेरा इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेशर कितना था, PE था। तो इस P के 2 कंपोनेंट हो जाएंगे, एक ये हो जाएगा PE कोस थीटा और दूसरा हो जाएगा PE साइन थीटा। इधर भी कितने 2 कंपोनेंट, नीचे वाला कितना PE साइन थीटा और ये वाला कितना PE कोस थीटा। पर भाई ऐसा है, PE साइन थीटा को क्या कर रहा है, कैंसिल कर रहा है। मतलब ये कि जितना भी प्रेशर आएगा ये ऐसे ही आने वाला है, सारा प्रेशर ऐसे ही तो आने वाला है। और ये प्रेशर कौन से एरिया को कंसीडर कर रहा है, इस वाले एरिया को कि इस वाले। देखो इस वाले एरिया पे जो प्रेशर आने वाला था, ये वाला जो प्रेशर आता है, ये वाला देखिए, ये वाला आता कि नहीं आता,
ये पीई साइन थीटा था, लेकिन पीई साइन थीटा जितना इधर लगा उतना ही इधर लगा, ये को क्या कर देगा, कैंसिल कर देगा। तो ये तो काम करने वाला है ही नहीं। ओनली कौन सा एरिया काम करेगा, ये वाला एरिया काम करेगा। अरे कौन सा, ये वाला एरिया काम करेगा कि नहीं करेगा, सिर्फ क्योंकि ये इधर है। तो इस वाले एरिया के प्रेशर की बात करूं तो ये सिर्फ इस पाई आर स्क्वायर एरिया पे काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, ओनली इस वाले एरिया पे। तो किस पर काम कर रहा है, पाई आर स्क्वायर पे। एक्चुअल एरिया कितना था, 2 पाई आर स्क्वायर, क्योंकि ये भी था और ये भी था, लेकिन कितने पे काम कर रहा है, ओनली पाई आर स्क्वायर। 2 फ्री सरफेस होती थी, इस वजह से 2 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, तो भाई इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेशर कितना हो गया भाई मेरे पास, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स मेरे पास कितना हो गया, एफ ई इक्वल टू, मैंने कहा कि सर ये हो गया हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेशर P इंटू एरिया कितना, पाई आर स्क्वायर। अब याद करो इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेशर Pe मेरा कितना हुआ करता था, अगर चार्ज डेंसिटी सिग्मा है तो ये सिग्मा स्क्वायर बाई 2 एप्सिलॉन नोड होता था कि नहीं होता था, बिल्कुल होता था सर। तो क्या मैं वैल्यू पुट कर दूं तो मेरे पास एफ ई इक्वल टू आ जाएगा सिग्मा स्क्वायर बाई 2 एप्सिलॉन नोड इंटू पाई आर स्क्वायर। बहुत बढ़िया। तो भाई मेरे पास चारों फोर्स आ गए। बैलेंसिंग कंडीशन में बात करूं मैं, एट बैलेंसिंग, तो एट बैलेंसिंग समेशन ऑफ फोर्स इक्वल टू कितना होना चाहिए, 0। मतलब नेट फोर्स कितना होना चाहिए, 0 होना चाहिए। अब नेट फोर्स 0 कैसे होगा, मतलब सारे फोर्स को जोड़ दे तो ऐड कर दे तो क्या हो जाएगा, नेट फोर्स 0 आ जाएगा। बहुत बढ़िया भाई, सर हमें समझ में आ गया, नेट फोर्स आपको क्या करना है, 0 करना है सर। अब नेट फोर्स 0 कैसे पॉसिबल है भाई, बहुत सिंपल तरीके से पॉसिबल है, बहुत ही सिंपल तरीके से पॉसिबल है। बहुत ही सिंपल तरीके से कैसे, सर आप ऐसा करो सारे फोर्स को ऐड कर दो। फोर्स कैसी क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटी है, तो सर आपको क्या करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा विद डायरेक्शन, विद डायरेक्शन। मतलब आप सेम डायरेक्शन को पॉजिटिव लो और अपोजिट डायरेक्शन को क्या लो, नेगेटिव लो। अपोजिट डायरेक्शन को क्या लो, नेगेटिव। तो देखिए कैसे भाई, सबसे पहले टी, ये वाला जो प्रेशर, ये वाला जो फोर्स है किधर लगेगा, इधर लगेगा। तो कितना, टी इंटू, मैं इस वाले को पॉजिटिव लूंगा, इधर वाले को नेगेटिव लूंगा, तो टी इंटू 4 पाई आर प्लस टी इंटू 4 पाई आर माइनस लेता हूं, बल्कि मैं ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स किधर लगेगा, इधर लगेगा। अरे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स किधर लगेगा, इधर लगेगा। तो माइनस कितना, सिग्मा स्क्वायर बाई 2 एप्सिलॉन नोड इंटू कितना, पाई आर स्क्वायर। उसके बाद एक्सटर्नल प्रेशर, एक्सटर्नल फोर्स कितना, पी एक्सटर्नल इंटू ए, और माइनस कितना, पी इंटरनल इंटू ए, क्योंकि ये इधर था। अब बराबर कितना होना चाहिए, 0 होना चाहिए। अब भाई मुझे पता है कि नेट प्रेशर कितना है, 0 है। तो ये बात तो हमें पता ना कि बैलेंसिंग के लिए हमें पहले ही कहा गया है कि वो एक्सपांड नहीं कर रहा है। भाई जो बबल है वो एक्सपांड नहीं कर रहा है, जितना है उतना ही है, मतलब फैल नहीं रहा है। तो इसका मतलब नेट प्रेशर कितना है, 0 है। वी नो दैट कि जो नेट प्रेशर है, नेट प्रेशर वो कितना है, 0 है। इसका मतलब ये हुआ कि पी एक्सटर्नल पी इंटरनल के बराबर है, तभी तो नेट प्रेशर कितना है, 0। ना तो फैलने दे रहा ना निकलने दे रहा, नेट प्रेशर 0, तभी तो। अगर फिर भी कुछ लोगों को समझ नहीं आया तो देखो, पी एक्सटर्नल माइनस पी इंटरनल कितना होना चाहिए, 0 होना चाहिए। अगर ऐसा है तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि भाई पी एक्सटर्नल बराबर होना चाहिए पी इंटरनल के, पी एक्सटर्नल बराबर होना चाहिए किसके, पी इंटरनल के। तो मतलब मैं यहां पर पी एक्सटर्नल की वैल्यू अगर पुट कर दूंगा तो मेरे पास कितना आ रहा है, देखिए टी इंटू 4 पाई आर माइनस सिग्मा स्क्वायर बाई 2 एप्सिलॉन नोड इंटू पाई आर स्क्वायर प्लस पी इंटरनल इंटू एरिया माइनस पी इंटरनल इंटू एरिया। पता चला मैंने क्या किया, पी एक्सटर्नल को पी इंटरनल लिख दिया, तो ये कैंसिल हो गए। तो कितना आ रहा है, टी इंटू 4 पाई आर। अब देखो ये माइनस में था, अगर ये इधर आएगा बराबर के तो किस में हो जाएगा, प्लस में। तो सिग्मा स्क्वायर बाई 2 एप्सिलॉन नोड इंटू पाई आर स्क्वायर इंटू कितना, पाई आर स्क्वायर। पाई से पाई कैंसिल, आर से आर कैंसिल, तो कितना आ रहा है, 4t इक्वल टू सिग्मा स्क्वायर बाई 2 एप्सिलॉन नोड इंटू कितना, आर। अरे क्लियर है। तो मतलब सिग्मा स्क्वायर बाई 2 एप्सिलॉन नोड इक्वल टू कितना, 40 बाई आर। सिग्मा स्क्वायर बराबर कितना आ रहा है, 40 बाई आर इंटू कितना, 2 एप्सिलॉन नोड। मतलब सिग्मा स्क्वायर बराबर आ गया 8 एप्सिलॉन नोड टी अपॉन कितना, आर। ये मेरे पास सिग्मा स्क्वायर की वैल्यू आई। तो सिग्मा कितना हो जाएगा आप बता दीजिए, सिग्मा हो जाएगा रूट ऑफ 8 एप्सिलॉन नोड टी अपॉन आर, 8 एप्सिलॉन नोड टी अपॉन आर। अगर आपसे कह दे कि नेट चार्ज कितना है, नेट चार्ज निकालो, तो कैसे निकालोगे। यहां तक तो अब तक तो बात किसी चल रही थी डेंसिटी की। अगर पूछ ले कि नेट चार्ज कितना है तो नेट चार्ज कैसे निकालेंगे, बताइए नेट चार्ज कैसे निकालेंगे। तो नेट चार्ज हम निकाल सकते हैं, बहुत सिंपल। देखिए
देखिए नेट चार्ज कैसे निकालेंगे। एक बात बताओ, क्या आप लोग एक बात जानते हो, क्या आप लोग एक बात जानते हो, क्या जानते हो कि सिग्मा को लिखा जा सकता है Q अपॉन 4πr²। क्यों लिखा जा सकता है? क्योंकि यह है चार्ज अपॉन एरिया। एरिया किसका? जहां पर चार्ज है। चार्ज कहां पर है? पूरे बबल पर है। तो बबल का एरिया क्या हो जाएगा? πr², क्योंकि बबल कैसा था? स्फेरिकल था। तो भाई अगर ऐसा है तो क्या मैं वहां पर वैल्यू पुट कर सकता हूं? अगर मैं वैल्यू पुट कर सकता हूं देन कितना? Q अपॉन 4πr² बराबर होगा रूट ऑफ 8 एप्सिलॉन नॉट T अपॉन R। बोलो क्लियर है? क्या निकालना है? Q। तो 4πr² इधर आ गया और कितना आ गया? 8 एप्सिलॉन नॉट T अपॉन कितना? R। 4πr² को अंदर मल्टीप्लाई कर दिया तो कितना हो जाएगा? मुझे बता दीजिए फटाफट फटाफट। अरे फटाफट फटाफट, कितना हो जाएगा बोलिए? 16 हो जाएगा। कितना? 16 इंटू 8 इंटू पाई, जब अंदर जाएगा तो पाई का स्क्वायर हो जाएगा, आर अंदर जाएगा, आर की पावर 4 हो जाएगा। एप्सिलॉन नोड पहले से था, टी पहले से था, और अपॉन कितना? आर। एक आर से एक आर क्या हो जाएगा? कैंसिल। अब मुझे बता दीजिए कि भाई इसका क्या लिख सकते हैं? 16 है, रूट 16, इसको 4 लिख सकते हैं। चलो मैं लेता ही क्यों था, इसको मैं सीधा ही बाहर ले लेता। 4 रूट अंदर 8, पाई अंदर गया, पाई का स्क्वायर हो गया, आर अंदर गया, आर की पावर 4, एप्सिलॉन नोट टी अपॉन कितना? आर। आर से आर कैंसिल हो गया तो क्यू बराबर आ रहा है 4। और कितना? 4। 8 को भी क्या लिख सकता हूं मैं? 8 को क्या लिख सकता हूं? 4 रूट 2 लिख सकता हूं, नहीं लिख सकता हूं? और 4 इंटू 2, 4 जब बाहर आएगा रूट में तो कितना हो जाएगा? 2। अंदर कितना? ओनली 2 बचेगा। 2 पाई स्क्वायर आर क्यूब एप्सिलॉन नोड टी, नोड टी कितना हो जाएगा भाई? 8 2 पाई स्क्वायर आर क्यूब एप्सिलॉन नोड टी। तो ये मेरे पास क्या आ गया? नेट चार्ज आ गया। ये मेरे पास क्या आ गया? नेट चार्ज। अब कई बार यहाँ पे एक छोटा सा क्वेश्चन पूछ लेता है, वो कह देता है कि भाई हमें एक बात बताओ। क्या बताओ? हमें एक बात बताओ कि क्या बात बताओ? कहता है कि भाई अगर मैं इस कोई भी बबल है, उस बबल को पॉजिटिव चार्ज देता हूं। कैसा चार्ज देता हूं? पॉजिटिव चार्ज देता हूं, तो उसकी रेडियस पे क्या इफेक्ट पड़ेगा? भाई साहब वो एक्सपांड करेगा, रेडियस क्या हो जाएगी? इंक्रीज। क्या हो जाएगी? इंक्रीज। अब कहे कि नेगेटिव चार्ज दूं, तो कई लोगों के दिमाग में आता है कि नेगेटिव चार्ज देने पर डिक्रीज। अरे नहीं भाई, सेम नेचर के चार्ज दे रहे हो। पॉजिटिव नेगेटिव मतलब मत रखो, देखो कि सेम नेचर का चार्ज है कि नहीं है। भाई पॉजिटिव चार्ज दिया तो भी एक्सपांड करेगा, नेगेटिव चार्ज दिया तो भी, क्योंकि लाइक चार्ज आर रिपेल टू ईच अदर। सिर्फ पॉजिटिव चार्ज दिया तो भी एक्सपांड कर जाएगा और सिर्फ नेगेटिव चार्ज दिया तो भी एक्सपांड कर जाएगा। तो इसी के साथ हमारे जो चैप्टर था इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ, वो क्या हुआ? कंप्लीट हुआ। मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में। तब तक वीडियो को शेयर कीजिए, चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ज्यादा से ज्यादा अपने जो फ्रेंड्स हैं उनके पास पहुंचाइए और पढ़ते रहिए, नोट्स कंप्लीट कीजिए अपने। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।